स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही पुराने ज़माने की बात है। किसी जगह पर चंद्रसेन नाम का एक राजा था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था कोमल। वो बहुत ही सुंदर और अक्लमंद लड़की थी। इसके साथ ही उसमें और भी कई खूबियां थी। तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवार चलाने में औरतें तो क्या, कोई मर्द भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। राजकुमारी से शादी करने की इच्छा रखने वाले कई आदमी थे जिनकी कोई गिनती नहीं थी। दूर और नजदीक के कई राज्यों के राजकुमार उससे शादी करने की आरजू लेकर आते, लेकिन कोमल को उनमें से कोई भी पसंद न आता। जब भी कहीं से शादी का पैगाम आता तो कोमल ये कह देती कि मुझे शादी नहीं करनी। राजा के दरबार में एक कारीगर काम करता था जो हर हुनर का माहिर था। उसकी बनाई हुई चीजें राजा को बहुत ही पसंद आती थी। इसलिए राजा ने उस बूढ़े कारीगर को शाही महल में काम करने वाले सभी कारीगरों का मुखिया बना दिया था। इस बूढ़े कारीगर का एक बेटा था। वो जवान होने के साथ साथ बड़ा ही होशियार और बहादुर भी था। उसका नाम था बादल। बादल की पहलवानों में बहुत ही इज्जत थी क्योंकि वो भी पहलवानी करता था। बूढ़े कारीगर के मन में ये इच्छा थी कि वो अपने बेटे को भी हुनर सिखाए। एक दिन उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा तुम भी कोई हुनर सीखो जो आगे चलकर तुम्हारे काम आए। बादल ने भी अपने बूढ़े बाप से कई तरह के हुनर सीख लिए। कारीगर अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसका बेटा मोहब्बत की आग में जल रहा है। वो रातों को सो नहीं पाता था, बस आंसू ही बहाता। हसीन राजकुमारी कोमल के ख्यालों में वो तड़पता रहता। एक दिन राजकुमारी ने बूढ़े कारीगर से फरमाइश की कि उसके लिए एक धनुष बनाया जाए। कारीगर फौरन इस काम में लग गया। उसने अपने बेटे बादल को भी एक धनुष तैयार करने के लिए कहा। जब बादल ने अपने पिता को अपना तैयार किया हुआ धनुष दिखाया तो बूढ़ा कारीगर ये देखकर हैरान रह गया कि उसके बेटे ने उससे भी अच्छा धनुष बनाया था। जब कारीगर ने वो धनुष अपने हाथ में लिया तो उसकी खूबसूरती और मजबूती को देखकर वो दंग रह गया। बादल ने उस धनुष पर राजकुमारी के लिए एक प्यार भरी छोटी सी कविता भी लिखी थी। बूढ़े ने अपने बेटे का माथा चूम लिया और कहा, बेटा सचमुच अब तो तुम हर हुनर में माहिर हो चुके हो। इसके बाद बूढ़े कारीगर ने जो धनुष खुद बनाया था उसे अपने पास रख लिया और जो धनुष उसके बेटे ने बनाया था उसे लेकर वो राजकुमारी के पास पहुंचा और उसने राजकुमारी को वो धनुष दे दिया। राजकुमारी को भी वो धनुष बहुत ही पसंद आया। उसे बिल्कुल इसी तरह का धनुष चाहिए था और फिर राजकुमारी ने कारीगर को इनाम के तौर पर अशर्फियों की थैली भिजवा दी। थोड़े दिनों के बाद बूढ़े कारीगर की मृत्यु हो गई और राजा ने उसके बेटे बादल को अपने दरबार में नौकरी पर रख लिया। एक दिन की बात है, जब राजा चंद्रसेन अपनी बेटी कोमल के कमरे में आया तो उसकी नजर दीवार पर लटके हुए धनुष पर पड़ी, जिसकी सुंदरता देखकर राजा ने धनुष को अपने हाथ में ले लिया। इस बेमिसाल धनुष को देखकर राजा दंग रह गया। अचानक राजा की नजर धनुष पर लिखी हुई उस प्यार भरी कविता पर पड़ी। जब राजा ने उस कविता को पढ़ा तो उसके तेवर चढ़ गए और राजा ने फौरन बादल को अपने पास बुलाया और गरज कर उससे पूछा, धनुष पर वो प्रेम भरी कविता किसने लिखी है? बादल ने जवाब दिया, हजूर वो कविता मैंने लिखी है। राजा आग बबूला होकर कहने लगा, ये क्या कम था कि मैंने तुम्हें अपने दरबार में नौकरी दी और अब तुम मेरी बेटी पर डोरे डालने लगे हो। राजा ने जल्लाद को बुलवाकर ये हुक्म दिया कि बादल को ले जाकर इसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। लेकिन एक मंत्री जो कि बूढ़े कारीगर का बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसने राजा से बादल को माफ करने की गुजारिश की। राजा ने मंत्री की बात सुनकर बादल की जान तो बख्श दी, लेकिन उसे देश निकाले की सजा दे दी। बादल घोड़े पर सवार होकर किसी दूर देश के लिए रवाना हो गया। वो बहुत दिनों तक चलता रहा, कई नदियां और कई जंगल पार किए। एक दिन एक पहाड़ी इलाके में जा पहुंचा। बादल ने देखा कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे और ठंडी हवा चल रही थी।
वहीं पर एक बूढ़ा चरवाहा बकरियों के एक झुंड को चरवा रहा था। बादल अपने घोड़े से उतरा और बूढ़े चरवाहे के पास जाकर उसको सलाम किया और फिर एक पेड़ के नीचे हरी हरी घास पर लेट गया। बूढ़े ने जब ये देखा कि नौजवान बहुत ही थका हुआ है तो उसने अपनी एक बकरी का दूध निकालकर बादल को पीने के लिए दिया। जब बादल दूध पी चुका तो बूढ़े ने पूछा कि तुम कौन हो बेटा और कहां से आ रहे हो। बादल ने अपनी सारी आप बीती उस बूढ़े को सुना दी। बूढ़े को बादल पर तरस आ रहा था और उसने पूछा, बेटा अब तुम कहाँ जा रहे हो। बादल ने कहा, बाबा अब कहाँ जाना है। वो मुसाफिर जिसे घर से निकाल दिया हो और जो बेघर हो चुका हो वो अब जा भी कहाँ सकता है। बस यूं ही चला जा रहा हूं जहां किस्मत मुझे ले जाए। बूढ़े ने कहा, बेटा मैं यहाँ पर इन भेड़ बकरियों को चराता हूँ। मैंने अपने बाप दादाओं से यही काम सीखा था और अगर तुम्हें इस तरह की जिंदगी बसर करना पसंद हो तो तुम मेरे पास रहो, मेरे बेटे बनकर रहो। बूढ़े की ये बात बादल को बहुत ही पसंद आई और उसने खुश होकर कहा, बाबा आप मुझे अपने पास रखना चाहते हैं और फिर मुझे अपना बेटा बनाने को तैयार हैं तो मैं बड़ी ही खुशी से आपके साथ रहूंगा। इस तरह से बादल अब उस बूढ़े चरवाहे के साथ रहने लगा और वह भेड़ बकरियों को चराने लगा। बूढ़े चरवाहे ने बादल को पत्थर से निशाना लगाना अच्छी तरह से सिखा दिया था, क्योंकि कई बार भेड़ बकरियों को चराते हुए जब हिंसक पशु झुंड पर हमला करते थे तो चरवाहा अपने पत्थर के निशाने से उन्हें जख्मी करके भगा देता था। यही हुनर अब बादल ने भी सीख लिया था। अब जब कभी बकरियों के झुंड पर जंगली जानवर हमला करते तो बादल पत्थर से ऐसा निशाना लगाता कि उन्हें जख्मी करके भगा देता। कई बार तो ऐसा निशाना लगाया कि उसने कई जंगली जानवर मार गिराए। इन खूंखार जानवरों की वजह से बकरियों का न जाने कितना नुकसान होता था, परंतु अब बकरियों को आराम था। दूसरी तरफ राजकुमारी कोमल किसी को बताती तो नहीं थी कि उसके दिल में बादल के लिए प्यार है, मगर दिल ही दिल में वो ये तय कर चुकी थी कि वो अगर शादी करेगी तो सिर्फ बादल से ही करेगी। जिस दिन से राजा ने बादल को वहां से निकाल दिया था उसी दिन से राजकुमारी ने बाहर की दुनिया से नाता तोड़ लिया था। वो दिन भर बादल के ख्यालों में डूबी रहती और सारी सारी रात आंसू बहाती रहती। उसने हमेशा ये राज अपने दिल में ही छुपाए रखा। राजकुमारी कोमल की जितनी भी दासियां थी उनमें से एक जो राजकुमारी के सबसे करीब थी उसका नाम था हेमा। आखिरकार एक दिन जब राजकुमारी से रहा ना गया तो उसने अपनी दासी हेमा से अपने दिल का सारा हाल कह सुनाया। हेमा ने उससे कहा, राजकुमारी जी आपको अपना दिल बहलाने के लिए जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए। राजकुमारी को उसका सुझाव पसंद आया और राजकुमारी ने शिकार पर जाने का फैसला किया। एक दिन जब मौसम बहुत ही अच्छा था तो कोमल अपने पिता से आज्ञा लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल पड़ी। घोड़े पर सवार वह अपनी कुछ दासियों के साथ जंगल में जा पहुंची। बहुत देर तक वह अपने शिकार की तलाश में घूमती रही और फिर उन्हें दूर एक पहाड़ दिखाई दिया। वो पहाड़ इतना ऊंचा था जैसे आसमान को छू रहा हो। कोमल अपनी सहेलियों के साथ घोड़ा दौड़ाती हुई उस पहाड़ तक जा पहुंची। चलते चलते वो काफी दूर निकल आई थी और फिर वहां पर उसे एक हिरनी नजर आई। देखने में ऐसा लगता था मानो वो हिरनी सोने की बनी हुई हो। हिरनी ने राजकुमारी का मन मोह लिया था और राजकुमारी ने उस हिरनी को जिंदा पकड़ने का फैसला किया। राजकुमारी की दासियां हाथों में रस्सियां लेकर हिरनी को घेरने की कोशिश करने लगी। कोमल ने उस हिरनी पर फंदा फेंका लेकिन हिरनी चौकन्नी थी और वो राजकुमारी के फंदे से बच गई। राजकुमारी कोमल ने 3 बार कोशिश की लेकिन हिरनी उसके हाथ नहीं आई। अपनी इस असफलता पर राजकुमारी को बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। वो अपने घोड़े को दौड़ाती हुई हिरनी का पीछा करती रही। उसका घोड़ा तो हवा से बातें कर रहा था लेकिन हिरनी की चाल भी कुछ कम नहीं थी। घोड़ा हिरनी तक नहीं पहुंच पाया। राजकुमारी कोमल हिरनी का पीछा करती हुई अपनी दासियों से बहुत ही आगे निकल आई थी और फिर हिरनी और कोमल का घोड़ा दोनों दासियों की आंखों से ओंझल हो गए। दौड़ते दौड़ते अब हिरनी भी थक चुकी थी और राजकुमारी का घोड़ा भी बेहाल हो चुका था। तभी वो हिरनी भागती हुई एक गुफा के अंदर चली गई। ये देखकर राजकुमारी बहुत ही खुश हुई कि बस
अब तो हिरनी मेरे हाथ में आ गई। ये सोचकर वो हिरनी के पीछे पीछे उस गुफा के अंदर चली गई। लेकिन अंदर जाकर उसने क्या देखा कि गुफा के दूसरी तरफ भी रास्ता था और हिरनी उसमें से बाहर निकल चुकी थी। राजकुमारी फिर से घोड़े पर चढ़कर हिरनी का पीछा करने लगी। हिरनी के पीछे दौड़ते दौड़ते वो उस पहाड़ तक भी जा पहुंची जहां पर बादल अपनी भेड़ बकरियां चराता था। किसी शिकारी को हिरनी का पीछा करते हुए देखकर बादल ने हिरनी पर जोर से पत्थर मारा। पत्थर बिल्कुल निशाने पर लगा और हिरनी का एक सींग टूट गया और वो धरती पर गिर पड़ी। ये देखकर राजकुमारी को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और गरजकर बादल से बोली, बेवकूफ चरवाहे, अगर मैंने हिरनी को मारना ही होता तो कब की मार चुकी होती। मैं तो इसे जिंदा पकड़ना चाहती थी। तू कौन होता है दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाला। इतना कहकर वो बादल पर तलवार से हमला करने लगी। बादल झट से पीछे हट गया और राजकुमारी अपना संतुलन खो बैठी, जिससे वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। सर पर चोट लगने के कारण राजकुमारी गिरते ही बेहोश हो गई। बादल ने जब देखा कि लड़की गिरकर बेहोश हो चुकी है तो उसने फौरन राजकुमारी की जान बचाने के बारे में सोचा। वो सोचने लगा, अगर ये लड़की मर गई तो बेकार में इसका सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। और फिर उसने राजकुमारी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। असल में वो अभी तक राजकुमारी का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था, लेकिन अब वो राजकुमारी कोमल को पहचान चुका था। उसने देखा कि उसकी प्रेमिका कोमल उसके सामने थी। बादल को इस बात की इतनी खुशी थी कि वो बेहोश होते होते रह गया। वो कहने लगा, राजकुमारी अपनी आंखें खोलो, उठकर खड़ी हो जाओ। तुम मुझे अपनी तलवार से मारना चाहती थी तो लो मुझे मार डालो, लेकिन इस तरह से बेहोश मत पड़ी रहो। बादल राजकुमारी के नजदीक बैठा हुआ कुछ देर तक इसी तरह की बातें करता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद जब राजकुमारी कोमल को होश आया तो उसने आंखें खोल दी। देखा तो वही चरवाहा उसके सामने बैठा हुआ था और चरवाहे की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजकुमारी ने उस चरवाहे के चेहरे को गौर से देखा तो वह अपने प्रेमी को पहचान गई। इतने में राजकुमारी की दासियां एक एक करके वहां पर आने लगी और वो सभी राजकुमारी से कहने लगी कि हमें जल्दी से जल्दी महल वापस चलना चाहिए। पर राजकुमारी ने कहा, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। और वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या बादल ने मुझे पहचान लिया। और फिर राजकुमारी ने अनजान बनते हुए बादल से पूछा, तुम यहाँ कितने अरसे से हो चरवाहे। बादल ने सोचा कि अब मैं जो भी कहूँगा बिल्कुल सच ही कहूँगा और बोला, मैं उस दिन से यहाँ पर काम कर रहा हूँ जिस दिन से आपके पिता ने मुझे देश निकाला दिया था। राजकुमारी कोमल उससे माफी मांगते हुए बोली, ये मेरा ही कसूर था, मुझे ही चाहिए था कि मैं अपने पिता से कहकर उन्हें इस बात पर राजी कर लेती कि वो तुम्हें देश निकाला ना दें। कोमल की बातें सुनकर बादल बहुत ही खुश हुआ और वो अपने मुंह बोले पिता यानी बूढ़े चरवाहे को बुलाने के लिए चला गया। उसके पिता ने कहा कि हमें मेहमानों की अच्छी तरह से खातिरदारी करनी चाहिए। ये कहकर वो फौरन नज़दीक के गांव में गया और वहां से खाने पीने के कई सामान लेकर आया और फिर मेहमानों के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए गए। उसके बाद 15 दिन यूं ही गुजर गए। राजकुमारी की तबीयत अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। अब दूसरी तरफ राजा चंद्रसेन की बात सुनिए। राजा चंद्रसेन ने अपने एक सेनापति को बुलाया और उससे कहा कि पूरा 1 महीना गुजर चुका है, राजकुमारी कोमल की कोई खबर नहीं मिली। तुम जाओ और उसे ढूंढकर फौरन महल में लेकर आओ। ये सेनापति बहुत दिनों से राजकुमारी से शादी करने की ख्वाहिश रखता था, इसलिए वो जी जान से राजा की सेवा में लगा हुआ था। राजा का ये आदेश पाकर वो बहुत ही खुश हुआ और उसी वक्त अपने साथ अपने 2 सिपाहियों को लेकर वो राजकुमारी की खोज में निकल पड़ा। निकलते समय उसने अपने साथ एक सुराही ली जिसमें वो शराब लेकर जा रहा था। सेनापति अपने साथियों के साथ 5 दिन तक राजकुमारी को ढूंढता रहा। आखिरकार उसे राजकुमारी मिल ही गई। जब वो उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि राजकुमारी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई बादल से बातें कर रही थी। ये देखकर सेनापति जल भुन गया, लेकिन राजकुमारी को नाराज करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो घोड़े से उतरा
और फिर राजकुमारी के पास गया। उसने झुककर राजकुमारी को सलाम किया और फिर बोला, राजकुमारी जी, आपकी कोई खबर ना पाकर महाराज चंद्रसेन बहुत ही परेशान है और उन्होंने मुझे आपकी तलाश में भेजा है। सेनापति और उसके सिपाहियों को बिठाया गया और उनकी खातिरदारी की गई। रात के समय सेनापति ने अपने साथ लाई हुई सुराही निकाली और फिर उसमें से प्याली भर भर कर शराब पीने लगा। शराब के 2 प्याले पीने के बाद सेनापति शराब के नशे में बादल को बुरा भला कहने लगा और बोला, तुम एक मामूली से कारीगर के बेटे हो, राजकुमारी पर डोरे डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बादल ने भी उसी लहजे में उसका जवाब दिया कि राजकुमारी मुझसे प्यार करती है। ये सुनते ही सेनापति आपे से बाहर हो गया और उसने बादल पर हमला कर दिया, लेकिन बादल पहले से ही तैयार था और उसने अपना बचाव करते हुए सेनापति की छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा। सेनापति वहीं पर लड़खड़ा कर गिर गया और उसने दम तोड़ दिया। ये देखकर सेनापति के आदमी बादल पर टूट पड़े, लेकिन बादल ने उन दोनों को भी ठिकाने लगा दिया। जब ये सब कुछ हो चुका तो बादल ने कोमल से कहा, राजकुमारी जी, अब मेरा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, हमें किसी दूसरे देश में चलना चाहिए। राजकुमारी इस बात पर राजी हो गई और उसने अपनी दासियों को वापस भेज दिया। उन्हें ये समझा दिया कि अगर मेरे पिता पूछें तो उनसे ये कह देना कि राजकुमारी कोमल किसी दूसरे देश के लिए निकल गई है। दासियां रोती पीटती हुई महल की तरफ चली गईं। राजकुमारी और बादल बूढ़े चरवाहे की आज्ञा लेकर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल गए। कुछ दिनों की यात्रा करने के बाद दोनों एक दूसरे राज्य में जा पहुंचे, जहां पर राजा हंसराज का राज था। बादल और कोमल अपनी असलियत छुपाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना भेष बदल लिया। बादल ने वहां पर एक लोहार के पास काम कर लिया और कुछ दिनों के बाद बादल और कोमल ने शादी कर ली। बादल जिस लोहार के पास काम करता था, उसके पास एक जमींदार अपने घोड़े के पांव में नाल लगवाने के लिए आता था। एक दिन जमींदार ने बादल से कहा कि भाई, तुम इस शहर में सराय में क्यों रहते हो? मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मकान दिलवा सकता हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें वहीं चलकर रहना चाहिए। बादल इस बात पर राजी हो गया। जाकर देखा तो मकान उसे बहुत ही पसंद आया। बादल ने अपनी कमाई में से कुछ रकम जमा करके रखी हुई थी। उसने वो मकान खरीद लिया। बादल और कोमल अब दोनों इसी मकान में रहने लगे। असल में जमींदार की नीयत राजकुमारी कोमल को देखकर खराब हो चुकी थी। जमींदार का एक नौकर था जो पहले एक लुटेरा रह चुका था। जमींदार ने एक दिन उसे बुलाकर कहा कि आज रात को तुम कहीं बाहर मत जाना, तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास काम है। आधी रात के समय वो जमींदार नौकर को लेकर बादल के मकान के बाहर पहुंचा। असल में उनकी योजना ये थी कि जब बादल सो जाएगा तो अंदर जाकर उसे मार डाला जाए और उसकी पत्नी को उठा लिया जाए। बादल तो सो गया था, लेकिन कोमल अभी तक जाग रही थी। कदमों की आहट सुनते ही उसने अपने पति को जगा दिया। बादल बिस्तर से उठकर जब दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजे की दरारों में से उसने झांक कर देखा कि बाहर 2 आदमी खड़े थे। वो वापस आया और उसने तकिए के नीचे से अपना खंजर निकाल लिया और फिर दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर आते ही नौकर ने बादल पर हमला कर दिया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। इतने में कोमल बाहर आई और उसने जमींदार को दबोच लिया और बेतहाशा उसे घुसे मारने लगी। दूसरी तरफ बादल ने उस नौकर का काम तमाम कर दिया, जबकि वो जमींदार राजकुमारी के आगे गिड़गिड़ा रहा था कि मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। राजकुमारी सोच रही थी कि इसे जान से मार देना ही ठीक रहेगा, परंतु बादल ने उसे रोक दिया और कहा कि इसे छोड़ दो और जमींदार से कहा कि जा, यहाँ से दफा हो जा। जमींदार भागता हुआ वहां से अपने घर आ गया और फिर उसने सोचा, मैं क्यों ना राजा हंसराज के पास जाकर इन दोनों की शिकायत करूं। अगले दिन सुबह जमींदार राजा हंसराज के सामने पेश हो गया और अपने जख्म दिखाते हुए वो कहने लगा, महाराज, कुछ दिन पहले एक आदमी हमारे नगर में आया है। वो कौन है, कहाँ से आया है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। उसके साथ एक लड़की भी है। मैंने सोचा था कि ये दोनों शरीफ हैं, इसलिए मैंने अपना एक मकान उन्हें सस्ते दामों पर बेच दिया।
मगर जब मैं तय किए गए सौदे की बाकी रकम लेने के लिए उसके पास गया तो उस आदमी ने मार मार कर मेरी बुरी हालत कर दी। हजूर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों को सजा दें और उन्हें शहर से निकलवा दिया जाए। राजा गुस्से में आ गया और बोला, ऐसे लोगों को शहर से नहीं बल्कि इस दुनिया से ही विदा कर देना चाहिए। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा और वह बादल और कोमल को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने जब राजकुमारी कोमल को देखा तो उसे देखता ही रह गया। फिर उसने गरज कर बादल से पूछा कि तुम इतनी सुंदर लड़की को कहाँ से लाए हो? मुझे तो लगता है कि जरूर तुमने इसे कहीं से अगवा किया होगा। बादल ने कहा, आप इससे खुद ही पूछ लीजिए। राजा ने बादल को धमकाते हुए कहा, इस लड़की को यहीं पर छोड़कर तुम शहर से निकल जाओ। जब बादल इस बात पर तैयार ना हुआ तो राजा ने 2 सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया कि इस नौजवान को ले जाकर कत्ल कर दिया जाए। सिपाहियों ने बादल को गिरफ्तार कर लिया और उसे रस्सियों से बांध दिया। जैसे ही सिपाही उसे लेकर महल से बाहर निकले तो बादल ने एक ही झटके से अपने हाथों में बंधी हुई रस्सी को तोड़ दिया और सिपाहियों की कैद से छूटकर वो भाग गया। वहां से भागकर वो लोहार के घर में आ गया जिसके यहाँ पर वो काम करता था। बादल ने सारा किस्सा लोहार को कह सुनाया। लोहार ने कहा, यहाँ शहर से बाहर एक गुफा है, तुम उस गुफा में जाकर छुप जाओ। मैं शहर जाकर लोगों से सारे हालात मालूम करूंगा और तुम्हें आकर बताऊंगा। लोहार के कहने पर बादल उस गुफा में जाकर छुप गया। दूसरी तरफ राजा ने पहले राजकुमारी कोमल से बड़ी ही नरमी से बात की और उसे कई तरह के लालच दिए। बोला, मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद कर रखूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें पटरानी बनाकर रखूंगा। मगर राजकुमारी कोमल किसी तरह से भी राजी ना हुई। तब राजा ने उसे कैद खाने में डलवा दिया। राजा के बागीचे में एक गुप्त तहखाना था जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। राजा के आदेश पर राजकुमारी को इस गुप्त काल कोठड़ी में डाल दिया गया। जब राजा को यह पता चला कि बादल सिपाहियों की कैद से भाग चुका है तो उसने आदेश दिया कि राज्य से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया जाए और उस भगोड़े को पकड़कर मेरे सामने हाजिर किया जाए। राजा के सिपाहियों ने उसकी बहुत ही तलाश की लेकिन उन्हें बादल कहीं भी नहीं मिला। जब रात हुई तो लोहार बादल के पास उस गुफा में आया और दोनों बहुत देर तक इस बात पर विचार करते रहे कि आखिरकार आगे क्या किया जाए। और फिर लोहार ने ये राय दी कि राजा हंसराज का एक मंत्री है जो बहुत ही नेक दिल और गरीबों की मदद करने वाला है। तुम उसके पास जाओ और उसको सारा हाल बताओ। वो बहुत ही नेक दिल और दयालु आदमी है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। और फिर बादल आधी रात के समय उस गुफा से निकलकर मंत्री सोमनाथ के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन है? बादल ने जवाब दिया कि मैं बहुत ही दूर से आया हूं और मुझे मंत्री सोमनाथ की सहायता चाहिए। मंत्री सोमनाथ को किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था। वो अक्सर आधी आधी रात तक बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। आज भी वो अभी तक जाग रहे थे। शायद रोज की तरह वो कोई किताब पढ़ रहे थे। नौकर ने आकर उन्हें खबर दी, हजूर, दरवाजे पर कोई नौजवान खड़ा है और कहता है कि वो बहुत दूर से आया है और किसी मामले में उसे आपकी सहायता चाहिए। मंत्री सोमनाथ ने कहा कि उसे आने दो। बादल जब मंत्री के कमरे में आया तो उसने झुककर मंत्री को सलाम किया और इसके बाद बादल ने अपनी सारी आपबीती मंत्री सोमनाथ को बता दी। सोमनाथ ने कहा, तुम चिंता मत करो, राजा कोमल को जान से नहीं मरवाएंगे। मैं कल ही जाकर सारी बात का पता करता हूँ और फिर तुम्हें बताऊंगा। सुबह के समय जब मंत्री सोमनाथ महल में पहुंचा तो वो शाही बागीचे में टहलने लगा तो माली ने उन्हें देखकर सलाम किया और ताजा फूलों का गुलदस्ता बनाकर मंत्री को पेश किया। मंत्री सोमनाथ को ये मालूम था कि राजा के बागीचे में एक खुफिया काल कोठड़ी है और ये माली बगीचे और काल कोठड़ी दोनों की रखवाली करता है, लेकिन किसी को इस बारे में मालूम नहीं था। और फिर मंत्री ने उस माली से पूछा कि मैंने सुना है कि कल कोई लड़की काल कोठड़ी में लाई गई है, इसके बारे में क्या तुम्हें कुछ पता है? माली बोला, जी हाँ हजूर, पता है। खुद राजा ने ही कल काल कोठड़ी में उसे डलवाया है।
मंत्री सोमनाथ जब अपने घर वापस आया तो उसने अपने नौकर को भेजकर बादल तक ये खबर पहुंचा दी कि राजकुमारी अभी तक सही सलामत है। इसके बाद मंत्री ने अपने कुछ वफादार नौकरों को बुलाकर कहा कि मेरे मकान से लेकर काल कोठड़ी तक एक सुरंग खोदी जाए। 4 दिन के अंदर अंदर ये सुरंग तैयार कर दी गई। इस सुरंग के जरिए राजकुमारी कोमल को तहखाने से निकालकर मंत्री के घर पर लाया गया। मंत्री बादल को भी अपने घर ले आया और उससे बोला कि अब तुम दोनों पति पत्नी मेरे घर में आराम से रह सकते हो। यहाँ पर तुम्हें कोई खतरा नहीं है। पति पत्नी दोनों सोमनाथ के घर में 3 साल तक रहते रहे। उनके यहाँ पर एक बेटा भी पैदा हो चुका था और वो चलने भी लगा था। तब एक दिन जब मंत्री उन दोनों के कमरे के पास से गुजर रहा था तो उसने दोनों को बातें करते हुए सुना। बादल कोमल से कह रहा था, राजकुमारी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हें अपने मायके की याद सता रही है। तुम उन लोगों को देखने के लिए तरस रही हो, मगर किया भी क्या जा सकता है। तुम सब्र से काम लो। मुझे भी अपना देश बहुत याद आता है, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। ये सुनकर मंत्री सोमनाथ कमरे के अंदर गया तो राजकुमारी कोमल ने फौरन अपने आंसू पोंछ डाले और उठकर मंत्री को सलाम किया। मंत्री ने कहा, बेटी, तुम परेशान मत हो। मुझे 1 महीने का वक्त दो। मैं खुद तुम दोनों को तुम्हारे देश पहुंचा दूंगा और तुम्हारे पिता को भी समझा दूंगा। इस तरह से 1 महीना गुजर गया। तब मंत्री सोमनाथ ने अपने कुछ आदमियों की सहायता से बादल और राजकुमारी को शहर के बाहर एक गुफा में छुपा दिया। यह सब करने के बाद मंत्री सोमनाथ अपनी यात्रा पर जाने को तैयार हुआ और उसने रास्ते में उस गुफा से बादल और राजकुमारी कोमल को अपने साथ ले लिया। लंबा रास्ता तय करते हुए मंत्री सोमनाथ राजकुमारी और बादल के साथ उनके देश जा पहुंचा। मंत्री सोमनाथ अपनी नेक दिली और अपनी अक्लमंदी के लिए दूर दूर के राज्यों में मशहूर थे और हर राज्य का राजा उनका बहुत ही सम्मान करता था। राजकुमारी कोमल के पिता राजा चंद्रसेन को भी मंत्री सोमनाथ के आने की खबर मिली तो उसने बड़ी ही खुशी से मंत्री सोमनाथ का स्वागत किया और उनकी खूब खातिरदारी की। मंत्री सोमनाथ कई दिनों तक वहां पर मेहमान बनकर रहे और फिर एक दिन उन्होंने राजा चंद्रसेन से कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं 2 गुनाहगारों की तरफ से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और अगर आपने उनको माफ़ कर दिया तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती। राजा चंद्रसेन ने फौरन जवाब दिया, हजूर, अगर आप कहें तो मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा, चाहे उन्होंने मेरे पिता की हत्या ही क्यों ना की हो। बताइए वो कौन लोग हैं। मंत्री सोमनाथ ने उसी समय राजकुमारी कोमल और बादल दोनों को दरबार में बुलवा लिया। राजकुमारी महल में आते ही अपने पिता के सीने से लग गई। खुशी के मारे राजा चंद्रसेन की आंखों से आंसू बहने लगे थे और उसने रोते हुए अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम इतने दिनों तक कहाँ पर रही। इस समय बादल भी राजा के पास आ गया। उसे देखते ही राजा आग बबूला हो गया और उसे मरवाना चाहता था, लेकिन मंत्री सोमनाथ ने राजा को उसका वचन याद दिलवाया। फिर राजा ने मंत्री सोमनाथ की बात को मानते हुए बादल को अपना दामाद मान लिया। मंत्री सोमनाथ राजा चंद्रसेन के यहाँ पर कुछ दिन और रहे और फिर वापस अपने राज्य लौट गए। राजकुमारी कोमल और बादल जब तक जिंदा रहे, मन ही मन वो दोनों मंत्री सोमनाथ का शुक्रिया अदा करते रहे और उसके किए गए एहसानों को याद करते रहे। जब मंत्री सोमनाथ अपने घर वापस लौट गया तो बादल ने सबसे पहला काम ये किया कि उसने बूढ़े चरवाहे को अपने पास बुला लिया, जिसके साथ मिलकर वो पहाड़ों पर भेड़ें चराया करता था, जिसने बादल को अपना बेटा बना लिया था। बादल ने उसके रहने का इंतजाम अपने महल में ही करवा दिया और इस तरह से वे सभी एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अच्छे कमेंट कीजिए, अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अब अनुमति दीजिए। मिलते हैं किसी अगली कहानी में।